अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन वैसे तो क्लास 9 के लेवल पर भी बहुत ज़्यादा इस पे बहस होती है और बुक्स में वहाँ पर भी सही तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन हमें इसमें दो तीन चीज़ें देखनी है। एक तो रिगार्डिंग दी एमडी कैट टेस्ट, ठीक है, और चाहे एमडी कैट का आप समझ लें या नम्स का समझ लें, तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है जो कि अक्सरियत एमसीक्यूज़ का पैटर्न हमारे पास होता है, क्योंकि ये लेक्चर जो है इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ बहुत सारे ऐसे छोटे मतलब सिंपल सेंटेंसेस के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका फिर हमें सही तरह से पता नहीं चलता, क्योंकि वो बुक में वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। तो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ को हमने डिस्क्राइब करना है वो तो ये देखना है कि फर्स्ट लॉ जो है that is basically giving us the definition of force. Second law of motion, that will give us the measurement of force. और थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ of motion, that is going to give us the existence of forces in pair, ठीक है। सो हमारे पास जो है existence of forces in pair। तो आप ज़रा इसको देखेंगे कि बेसिकली ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन की हैं ये वर्कआउट किस तरह से करती हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब आप यहाँ से चेक करने की कोशिश करते हैं समझने की, सो दैट इज़ कि अगर आपके पास किसी भी सिचुएशन में फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, सो उसका रिज़ल्ट आपके पास क्या होगा कि किसी भी सिस्टम में एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जब हम फोर्स को ज़ीरो कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली एब्सोल्युटली नॉट अ सिचुएशन जिसमें आप ये कंसिडर कर लें कि फोर्स क्या है, ज़ीरो है। नहीं, ये फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो का जो फिज़िकल मतलब होता है वो ये होता है कि नेट फोर्स आपके पास ज़ीरो हो। सो नेट फोर्स की कंडीशन हमने देखी है कि अगर किसी बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो उन मल्टीपल फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है वो हमारे पास क्या हो, अगर ज़ीरो हो तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन जो है उस सिस्टम की क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन के ज़ीरो होने के भी दो मतलब हैं। एक ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड अगर आप समझ लें, तो अगर इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं सो वी विल प्रिसाइजली यूज़ दी वेलोसिटी टर्म। सो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बराबर हैं और उनकी वैल्यू किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। ये पहली स्टेट है। और दूसरी स्टेट आपके पास यहाँ पर आ सकती है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर हैं और दोनों जो हैं वो नॉन ज़ीरो के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में तो बॉडी जो है वो रेस्ट में आ गई है, इस केस में आ गई है मोशन में, ठीक है। और ये जो मोशन की केस है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की सिचुएशन डेवलप हो गई है हमारे पास। इसमें नो चेंज इन पोजीशन, तो सिरे से बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। और इस वजह से हमें बॉडी के एक करेक्टर का पता चलता है, ठीक है। एक तरह की ये बॉडी की एक तरह से ये करेक्टर एक तरह से ज़िद बन गई। और वो ज़िद क्या है, नॉट टू चेंज
इट्स स्टेट, ठीक है, अपने स्टेट को चेंज ना करना। कब तक? जब तक कोई नॉन ज़ीरो फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। अगर कोई नॉन ज़ीरो फोर्स अप्लाई हो गई तो ये स्टेट को चेंज करेगा, और जब तक इस पर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। सो इस कंडीशन में जब ये आपके पास एफ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, लेकिन जब तक फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है ये अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा। और इस स्टेट को मेंटेन करने की, ठीक है, टू मेंटेन इट्स स्टेट, ये जो इसकी एक एबिलिटी बन गई है, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। सो दैट्स द रीज़न कि फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और इस इनर्शिया का जो मेजर है, मतलब हमें जैसे कि किसी चीज़ की, किसी लेट से अगर हमें किसी से पूछना हो कि यार कितनी गर्मी है, तो ज़ाहिर है वो मुझे इस रेफरेंस से बताता है कि मुझे ज़्यादा पसीना आ रहा था, ठीक है, या मेरा दिल डूब रहा था। सो इसी तरह से अगर हम किसी से पूछेंगे या चेक करेंगे कि इनर्शिया कितना है, तो इनर्शिया के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि उस बॉडी का मास कितना है। जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। सो वी कैन से दैट मास इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो अगर इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से एक प्रैक्टिकली एग्जांपल ले लूँ तो हम यहाँ पर इसको कोट कर सकते हैं कि लेट से एक बॉडी है 10 किलोग्राम की, दूसरी बॉडी है 20 किलोग्राम की। दोनों की जो फिज़िकल स्टेट, मतलब जो शेप है, ठीक है, साइज़, ये बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। सो सेम है, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी वजह से कोई स्लाइडिंग वगैरह फ्रिक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो एक का मास 10 किलोग्राम है, दूसरे का मास 20 किलोग्राम है। दोनों पर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, सेम फोर्स, लेट्स से 10 न्यूटन। सो 10 न्यूटन पर जब फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, सो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी इस बॉडी की, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और लेट्स से आई कॉल इट ए एंड कॉल इट बी, और इस डायरेक्शन में बॉडी बी की, तो इनमें ऑटोमेटिकली कीपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो इट हैज़ अ मोर इनर्शिया, दिस हैज़ अ लेस इनर्शिया, so it will more, ठीक है, will displace, will be displaced more, will be displaced less। और ज़ाहिर है हम चूंकि यहाँ पर इन दोनों स्टेट्स का कंपैरिजन, इन दोनों बॉडीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, सो 20 किलोग्राम का इनर्शिया ज़्यादा हुआ, इसकी डिस्प्लेसमेंट कम होगी, और 10 किलोग्राम की इनर्शिया ज़्यादा कम है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा होगी। सो मेजरली इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ दी सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ जिस तरह मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि ये मेजरमेंट ऑफ फोर्स के बारे में हमें बताती है। सो वो किस तरह से मेजरमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बताती है? पिछले केस में हमने यहाँ पर मेंशन किया कि जब तक ये पुश या पुल की नेचर की कोई चीज़ जिसको हमने फोर्स का नाम दिया है ये अप्लाई ना हो, ये एजेंसी अप्लाई ना हो, ठीक है, उस वक़्त तक इस बॉडी के स्टेट में चेंज नहीं आ सकता। तो ये वहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ फोर्स को डिफ़ाइन किया तो ये चेंज लेकर आ सकता है। इस केस में अब हम प्रैक्टिकली उसको देख रहे हैं कि ये हमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म बताएगी जिससे हम फोर्स की मेजरमेंट कर सकेंगे, ठीक है। और उसकी फोर्स की मेजरमेंट में हमारे पास होगा क्या? दैट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज़ इक्वल टू ma। तो मिसाल के तौर पर आपके पास मास है 2 किलोग्राम, आपको चाहिए है एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आपको
जो फोर्स की वैल्यू चाहिए है 2 3s are 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए है। दूसरे केस में हम कंसिडर करते हैं कि मैस की वैल्यू मैंने 5 किलोग्राम कर दी है और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने कर दी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड नाउ आई रिक्वायर 25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर अ मोमेंट आप इस चीज़ को जहन में मत लाएं, ठीक है, इग्नोर कर दें। सो ये जो फिगर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है ये 6 और 25, तो हमें यह पता चल रहा है कि जब मास की वैल्यू 2 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हमें 6 विद सम आर्बिट्रेरी यूनिट्स फोर्स की ज़रूरत है। और जब हमें 5 किलोग्राम मास में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लाना है तो उसमें हमें 25 की वैल्यू की ज़रूरत है। नाउ दिस इज़ द थिंग विच वी हैव टू कैरेक्टराइज। और ये जो है ये किसके बराबर है? 1 किलोग्राम और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो आपके पास फोर्स बनती है वो बनती है 1 न्यूटन, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर फिर आपको 6 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है और यहाँ पर 25 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब मैस भी ज़्यादा है, एक्सेलरेशन भी उसकी ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है। मैस कम है, उसमें एक्सेलरेशन भी हमें रिक्वायर्ड है, तो हमें फोर्स की वैल्यू भी कम रिक्वायर्ड होगी। सो इससे पता चलता है कि इससे हमें बाकायदा तौर पर फोर्स की मेजरमेंट मिलती है, दैट हाउ मच फोर्स विल बी अप्लाइड टू ब्रिंग एन एक्सेलरेशन इन अ स्पेसिफिक मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ ज़रूरी मेंशन करना है और वो क्या है? इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट। वो किस तरह से कि अगर हम दो बॉडीज़ हैं, लेट्स से एक है 2 किलोग्राम और दूसरी है 4 किलोग्राम, और दोनों पर हम एक फोर्स अप्लाई करें, लेट्स से 10 न्यूटन, तो अब हमें यहाँ पर पता चल सकता है कि अगर हम इसमें और इस बॉडी में 2 किलोग्राम वाली बॉडी में विच आई कॉल ए और 4 वाली को मैं अगर बी कंसिडर कर लूँ, तो इसकी ए बॉडी की जो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू एफ इज़ इक्वल टू एम ए एंड ए इज़ इक्वल टू एफ बाई एम। सो इस तरह से एक्सेलरेशन की ए बॉडी की एक्सेलरेशन जो हमारे पास आएगी दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर दूसरी बॉडी जो बी है उसके लिए आपके पास एक्सेलरेशन मिलेगी 10 डिवाइडेड बाई 4, इट विल बी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से पता चलता है कि इसका इनर्शिया 2 किलोग्राम का इनर्शिया 4 किलोग्राम के मुकाबले में ऑलमोस्ट नहीं बल्कि एग्जैक्टली हाफ है। सो इस वजह से आपके पास जो एक्सेलरेशन यहाँ पर मिल रही है वो डबल मिल रही है। सो दैट गिव्स अस अ क्लू के एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, ठीक है। इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही एक्सेलरेशन कम होगी। और दूसरी चीज़ जो हमें मिलती है वो ये भी हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता चलता है कि एक्सेलरेशन बाय द वर्चू ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों केसेस में ये फोर्स पे टोटली डिपेंडेंट है। फोर्स की डायरेक्शन जिधर भी होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उधर ही होगी, और फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करेगा। सो इसकी डायरेक्शन फोर्स की और इसकी मैग्नीट्यूड दोनों अफेक्ट करेंगे डायरेक्टली एक्सेलरेशन को। सो ये हमें हमारे जहन में होना चाहिए है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू। जहाँ तक थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हम बात करते हैं तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के केस में वी टेक दिस थिंग इन आवर माइंड कि अगर हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ इंटरेक्शन में ला रहे हैं, लाइक दिस इज ए बॉडी ए एंड बॉडी बी, और इस बॉडी ए से हम बॉडी बी को ऑब्जेक्ट बी को हिट कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इस बॉडी की अपनी एक एनर्जी होगी, ठीक है, इस बॉडी की ए की,
और इस वजह से ये बी पर एक फोर्स अप्लाई करेगी, उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगी। इन एनी केस यहाँ पर इनिशियली इसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, इसकी वेलोसिटी नॉन ज़ीरो थी। ऑब्वियसली अब इस बॉडी का बी का अपना एक मैस है और यह मैस इसका क्या करेगा, इनर्शिया पैदा कर रहा है। वो इनर्शियल इम्पैक्ट जो है वो क्या करेगा, इस स्टेट को अपोज करने की कोशिश करेगा, इस स्टेट में जो चेंज आ रहा है। और वो स्टेट में चेंज क्या है, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए जो है वो उसको डिस्प्लेस करना चाहता है। सो इस वजह से ये जो अब अपनी अपोजिशन लेकर आएगी, सो ए जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। आई पुट इट एज रेड फॉर्म साइन के साथ। और जो बी है वो एक दूसरी फोर्स अप्लाई करेगा जो बिल्कुल ए की इस एक्टिविटी को अपोज करेगी, एंड आई रिप्रेजेंटेड एज विद वाइट साइन। सो वाइट इंक से जो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये ऑब्जेक्ट बी का फोर्स हो जाएगा और रेड वाला जो है वो ऑब्जेक्ट ए का फोर्स हो जाएगा। और ये एग्जैक्टली बी जो है ये एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगा जितनी फोर्स ए की तरफ से अप्लाई हो रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल इन वेरी सिंपल मीनिंग्स एज एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये बन जाएगा रिएक्शन फोर्स। और इस तरह से आई कैन से दैट एफ इज और एफ ये दोनों जो हैं ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है इनकी हमें अपोजिट मिलने वाली है। सो इस तरह से ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। और मैं इनको अगर और भी क्लैरिफाई करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो रेड वाली है इसको मैं कह देता हूँ कि ये ए की फोर्स है जो बी पर अप्लाई हो रही है, और वाइट वाली जो है वो बी की फोर्स है जो ए पर अप्लाई होने वाली है। सो इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा और ये पेयर में होंगे। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए है कि ये फोर्सेस हैं तो पेयर में, लेकिन ये एक बॉडी पर अप्लाई नहीं हो रहे। सो डोंट टेक इट एज कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं किसी इक्विलिब्रियम स्टेट को ओरिजिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दो मुख्तलिफ बॉडीज़ पर अप्लाई होंगे एंड दे विल आल्सो ब्रिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, यह एक्सेलरेशन लाएंगे अगर तो वो फोर्स इतनी ज़्यादा हुई कि वो एक्सेलरेशन ला सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बॉल और वॉल की एग्जांपल में, इफ़ वी टेक इट एज अ वॉल, ठीक है, और यहाँ से आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं और ये मुख्तलिफ स्टेट्स हैं बॉल को थ्रो करने की, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो बॉल जो है वो हिट करने के बाद वापस आता है। ठीक है, लेकिन दीवार जो है वो अपनी जगह पर खड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन काम कर रहा है और एक्शन काम नहीं कर रहा। नो, ये एक्शन भी काम कर सकता है। सो दैट इज़ एक्शन जो बॉल की तरफ से है दीवार पर, और ये रिएक्शन है। लेकिन मसला क्या है, दीवार जो है वो इतनी मजबूत है या इतनी बड़ी है जिसके ये एक्शन फोर्स जो है वो चेंज उसमें नहीं ला सकती। क्यों? क्योंकि चेंज जो है उसको हमने बार बार मेंशन किया है एक्सेलरेशन के केस में, और वो मेजर होगी, वो हमें पता चलेगी किस तरह से कि कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है कितने मैस पर। तो अगर एक कम फोर्स अप्लाई हो रही है, बहुत ज़्यादा मैस है, तो ऑब्वियसली उस वक्त एक्सेलरेशन आपके पास ज़ीरो हो सकती है। और ये एग्जांपल हमें कहाँ पर नज़र आती है कि वॉल रिमेन्स एट रेस्ट। लेकिन इसी दीवार पर अगर कोई पानी आ जाए, सैलाब का पानी आ जाए, तो वो इसको गिरा भी सकता है। तो वहाँ पर चूँकि उसकी वो एक्शन फोर्स उसकी स्टेबिलिटी से, उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाती है, सो उस वक़्त ये क्या कर सकती है, गिर भी सकती है, इस डायरेक्शन में गिर जाएगी। ठीक है, सो दैट इज़ द सिचुएशन कि हमें जब इन तीन लॉज को डिस्क्राइब करना हो तो हमें ये पता हो कि फर्स्ट जो लॉ है दैट गिव्स यू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
बिकॉज अक्सर एमसीक्यूज़ में डायरेक्टली इसके बारे में क्वेश्चन कर दिया जाता है। सेकंड लॉ जो है दैट गिव्स यू द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, और थर्ड लॉ जो है दैट गिव्स यू द एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्सेस इन पेयर। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ पर जो फोर्सेस का इशू है, वो जो हमारे जहन में कोई प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। कोई अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसकी आपको समझ नहीं आती, एमसीक्यूज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उनसे उन पर डिस्कशन कर सकते हैं और मैं उनके बारे में फिर आपको उसका रिस्पॉन्स कर दूंगा। थैंक यू।